नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, उसमें हम जान रहे हैं आदिकाल राष्ट्र साहित्य को। सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ा, उसके बाद हमने विशलदेव रासो को जाना। अगर पिछली क्लासें आपने देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का अध्ययन कर सकते हो। हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लासें हैं। भाग नंबर 3 में आज हम जानेंगे परमाल रासो क्या है, खुमाण रासो क्या है, अमीर रासो क्या है और अन्य रासो। इन सभी रासों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम जानेंगे आदिकालीन रासों में सबसे पहले परमाल रासों के बारे में। सबसे पहले आप ध्यान रखो, परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है आला खंड के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल रासों के रचनाकार कौन है, तो जगनीक है। कौन है? जगनीक। आपको ध्यान रखना है परमाल रासों के रचनाकार कौन है, जगनीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे परमाल यानी परमाल को आप प्राइमाल के हिसाब से ले लेना, और जगनीक यानी जगनीक का मतलब होता है जागना। प्राइमाल के लिए कौन जागते रहते हैं, चोर। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। यानी परमाल रासो किस के रचनाकार हैं, जगनीक। और समय पूछ लिया जाए तो 1230 विक्रम संवत माना जाता है। कितना माना जाता है? 1230 विक्रम संवत माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं परमाल रासो को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं से, यानी निम्न बिंदु हैं, हम जानेंगे कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो महत्वपूर्ण बिंदुओं में, यानी आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल रासो का प्रकाशन है वो कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा करवाया गया? एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया। चार्ल्स इलियट के द्वारा प्रकाशन करवाया गया। और कब करवाया गया? 1865 ईस्वी में करवाया गया। और इसके आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ का निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा क्या करवा दिया? प्रकाशित करवा दिया। यानी किसके आधार पर? चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाए गए प्रकाशन के आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा क्या करवा दिया? प्रकाशित करवा दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, देखो। नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए भी इस ग्रंथ में कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ मोहबा नामक स्थान पर आला और उद्दल नामक दो वीर सेनानायक थे, जिनकी वीरता का वर्णन किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल जो रासो है जगनीक द्वारा लिखा गया है, 1230 विक्रम संवत में लिखा गया है, उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो जो कालिंजर के राजा हैं परमाल, उसके यहाँ मोहबा नामक स्थान के अंदर आला और उद्दल दो ऐसे वीर सेना नायक हुए हैं। आला और उद्दल नाम के दो वीर सेना नायक है, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। यानी आला और उद्दल की वीरता का वर्णन किस में मिलता है? तो आपको बताना है परमाल रासो में मिलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, यह एक गय रचना है। कैसी रचना है? गय मतलब गाया जाता है इसको। ठीक है, और किस महीने में, ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेषकर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। आषाढ़ एवं सावन मास में गाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल रासो है वो कैसी रचना है? गय रचना है, यानी एक गीत की तरह उसको गाया जाता है। और किसकी वीरता का वर्णन किया जाता है? किसकी वीरता को गाया जाता है? आला और उद्दल की वीरता का वर्णन किया गया है। आला और उद्दल की वीरता को गाया जाता है, विशेषकर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। किस मास में गाया जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आषाढ़ और श्रावण मास के महीने में गाया जाता है, और बुलंदखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, रासो काव्य परंपरा में अगर आपसे पूछा जाए रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य कौन सा है? यानी जितने भी हमारे रस हुए हैं, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, कुमाण रासो और अन्य जो भी रस हैं, उन सभी रसों की परंपरा जो है उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक वीर रस वाला रसो आपसे पूछा जाए तो परमाल रसो ही बताना है। ठीक है, इसमें एक कथन दिया हुआ है, देखो। 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार। यानी कितने साल? 12 वर्ष कुकुर, यानी कौन? कुत्ते के बारे में कहा गया है, सवान।
यानी 12 वर्ष तक कौन जीता है, कुत्ता जिए और 13 वर्ष जिए सियार, और सियार कितने वर्ष जीता है, 13 वर्ष। बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीने को धिखार। यानी जो इसमें ये वर्णन किया गया है कि माना गया है कि भी कुत्ते की उम्र कितनी होती है, 12 साल की होती है, और 13 साल सियार जीता है। लेकिन जो क्षत्रिय होता है, जो वीर होता है, जो बहादुर होता है, वो 18 वर्ष तक ही जीता है। आगे जीने में क्या होता है, धिक्कार होता है। जो करना होता है 18 साल की उम्र में ही वो अपना नाम रोशन करके जी के चला जाता है। इसमें ये मतलब कथन देकर पूछा जा सकता है आपसे भी ये कथन कौन से रासों से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है परमाल रासों से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल जो रसो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो वाटरफील्ड के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा, वाटरफील्ड के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है परमाल रसों का। ठीक है, ये गीत है आला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और बरसात ऋतु में, जब बरसात आती है ना, बरसात में गाया जाता है, वर्षा ऋतु के अंदर इसको गाया जाता है। अब ऋतु देके पूछा जा सकता है भी जो परमाल रसो है वो एक गीत के रूप में किस ऋतु में गाया जाता है, तो 4 ऋतुओं का नाम दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वर्षा ऋतु के अंदर इसको गाया जाता है। और किसके नाम पर प्रसिद्ध हुआ है, जो आला और उदल दो जो वीर हुए हैं उसमें आला के नाम पर ये क्या हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, आलाखंड में श्रृंगार वर्णन का अभाव है। अब आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से रस की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है, कौन से रस का अभाव है, तो आलाखंड के अंदर श्रृंगार रस का वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, केवल युद्ध वर्णन है। और जब जहाँ युद्ध की बात होगी वहाँ पर कौन सा रस प्रधान होगा, स्वाभाविक सी बात है वीर रस प्रधान होगा। ये बात आपको याद रखनी है। परमाल रसों में युद्ध के 3 कारण दिखाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए भी परमाल रसों में युद्ध होने के कितने कारण दिखाए गए हैं, 3 कारण दिखाए गए हैं। वो कारण कौन कौन से हैं, 3 दे देता, 3 देकर चौथा कोई और दे देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा भी उनमें से ऐसा कौन सा है जो परमाल रसों के युद्ध के कारण कारण नहीं है या है, तो आपको ध्यान रखना है 3 कारण इसमें दिखाए गए हैं। एक तो विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना, तीसरा लूट। यानी एक तो विवाह से संबंधी एक कोई किसी के विवाह को लेके, और दूसरा प्रतिशोध की भावना यानी बदले की भावना, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना किसी से, और एक लूट के हिसाब से, यानी युद्ध का वर्णन है वो 3 कारणों से किया गया है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो के विवाह में अनुराग का भी रंग है, किंतु आलाखंड में विवाह युद्ध का निर्मित है। यानी जब पृथ्वीराज रासो की हमने बात की तो उसमें तो क्या था, प्रेम का एक रंग था, लेकिन आलाखंड के अंदर विवाह किसके रूप में हुआ है, एक युद्ध का निर्मित है। यानी विवाह के नाम पर क्या हुआ है, आलाखंड में युद्ध हुआ है। अब नेक्स्ट में आप देखो, आलाखंड में छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। यानी परमाल रसों का अन्य नाम मैंने आपको बताया आलाखंड है। अब आपसे पूछ लिया जाए परमाल रसों या आलाखंड में कुल कितनी लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो छोटी मोटी 52 यानी 52 लड़ाइयों का जिक्र है, जिसमें से मांडव और नैना जो गढ़ की लड़ाई है वो प्रसिद्ध मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इस परमाल रसों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक कथन बोला है, एक बात बोली है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यद्यपि आज जगनिक की रचना का कहीं पता नहीं है, यानी किस रचना का, परमाल रसों किसी ऐतिहासिक रूप में लिखी हुई नहीं मिली है, किंतु लोकगीतों के माध्यम से ये हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के कण कण में गूंज रही है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं है। यानी किसी रूप से ये लिखित रूप में इसका कोई भी इतिहास नहीं मिला है, केवल ये कण कण में कैसे गूंज रही है, सिर्फ एक गीत के रूप में गूंज रही है, यानी गूंज मात्र है, शब्द के रूप में हमें कहीं नहीं मिली है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। किसके लिए, परमाल रस के लिए कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में है खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है खुमान रासो दलपत विजय जी हैं, आपको ध्यान रखना है। और शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमान रासो के रचनाकार पूछ लिया जाए तो नाभा भट्ट, आपको याद रखना है।
इसके दो रचनाकार हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग के अनुसार आंसर देना है। अगर खुमान रासो देकर दलपत विजय जी का नाम आए तो आपको दलपत विजय जी करना है। अगर दलपत विजय जी नहीं मिले तो शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार नाभा भट्ट माने जाते हैं, ये याद रखना है। ये 5000 छंदों का एक विशाल का एक ग्रंथ है। यानी ऐसा कौन सा रासो है जो 5000 छंदों का एक विशाल का एक ग्रंथ माना जाता है, तो आपको याद रखना है खुमान रासो। खुमान यानी ऐसे याद रख लेना, खूब छंद उसमें भरे हुए हैं। और भाषा अगर खुमान रासो की आपसे पूछ ली जाए तो आपको राजस्थानी भाषा बतानी है। नेक्स्ट में आप देखो, इस रचना में खुमान द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। वैसे खुमान आपसे पूछ लिया जाए भी खुमान रासो में किस खुमान का जिक्र है, तो जो सेकंड नंबर के खुमान हुए ने उसके युद्ध का वर्णन है। जिसका समय आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है 870 से लेकर 900 विक्रम संवत माना जाता है। खुमान नोट लगाकर मैंने लिखा है, आप ध्यान दें। खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं, लेकिन जो हमारा खुमान रासो है जो विजय दलपत विजय जी द्वारा लिखा गया है उसमें सेकंड नंबर के जो खुमान है उसके युद्ध का वर्णन आप मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जबकि राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मेनारिया इसे चित्तौड़ नरेश राज सिंह के समकालीन 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। ये दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी खुमान रासो को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि 9वीं शताब्दी की रचना है, लेकिन राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मेनारिया का मानना है कि चित्तौड़ के नरेश राज सिंह के समकालीन 17वीं शताब्दी की रचना है। अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 17वीं शताब्दी की रचना किसने माना? मोतीलाल मेनारिया ने माना। किसको माना? खुमान रासो को माना। किसके समकालीन माना? तो राज सिंह के समकालीन माना। राज सिंह कहाँ के राजा हैं? चित्तौड़ के राजा हैं। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछ लिया जाए भी खुमान रासो के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी किस राजा से लेकर किस राजा तक युद्ध का वर्णन है, तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इसमें वर्णन मिलता है। और 5000 छंदों का एक महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। राजस्थानी भाषा है, लिखने वाले दलपत विजय जी हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार आपको याद रखना है नाभा भट्ट हैं। और केवल इसमें से 42 ही छंद प्राप्त हुए हैं जो अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए मिले हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, अमीरासो रासो की रचनाकार आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है सारंगधर। रासो से मतलब ऐसे होता है, यानी सारंगधर, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अगर आप थोड़ा सा सोच के याद करोगे भी अमीर रासो, तो यानी सारंगधर के हिसाब से आप राहुल संकृत्यान के अनुसार रचनाकार पूछ लिया जाए तो जज्जल है। इसके भी 2 ही रचनाकार है खुमान रासो की तरह। तो इसमें भी आपको क्या करना है, परीक्षा में अगर आ जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो कैसे, मीरासो के रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन में अगर सारंगधर आपको नाम मिलता है तो आपको सारंगधर आंसर लगाना है। अगर राहुल संकृत्यान के अनुसार जज्जल ऑप्शन में मिले तो आपको जज्जल आंसर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अमीरासो के समय की। तो 13वीं शताब्दी की बात है। इसमें अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा रासो है जिसमें अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है, तो आपको याद रखना है अमीर रासो है। इसमें 8 छंद हैं जो प्राकृतक पेंगलम में मिलते हैं। कितने छंद मिले हैं अमीर रासो में? 8 छंद मिले हैं। और किस भाषा में मिले हैं ये आपको याद रखना है। किस भाषा में मिले हैं? प्राकृतक पेंगलम में मिले हैं, ठीक है। कुल पूछे छंद तो 8 बताना है, प्राकृतक पेंगलम में मिलते हैं। और अब ये प्राकृतक पेंगलम क्या है? यह एक छंद शास्त्र है, आपको याद रखना है, जिसमें आदिकालीनी संस्कृति का सर्वाधिक बोध करवाया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जो हमारी आदिकाल की जो संस्कृति है उसका सर्वाधिक बोध कौन सी पुस्तक में मिलता है, कौन से शास्त्र में मिलता है, तो प्राकृतक पेंगलम में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अब जो प्राकृतक पेंगलम है उसके रचनाकार या संकलनकर्ता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है? लक्ष्मीधर है। कौन है? लक्ष्मीधर आपको याद रखना है। और इसमें किस कवियों या लेखकों की रचनाओं को संकलन किया गया है, तो 4 नाम आपको याद रखने हैं मुख्य रूप से, बब्बर, जज्जल, विद्याधर और सारंगधर।
यानी बब्बर, जज्जल, विद्याधर और सारंगधर, इन चारों की रचनाओं का संकलन किस में किया गया है? प्राकृतक पेंगलम में किया गया है। और संकलनकर्ता या रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर है, ये आपको याद रखना है। और आदिकाल जो संस्कृति है उसका सर्वाधिक बोध किस में करवाया जाता है? प्राकृतक पेंगलम में करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण रासों, यानी विजयपाल रासों। विजयपाल रासों के रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए तो नल सिंह भाट आपको बताना है। विजयपाल रासों नल सिंह भाट। ठीक है, समय आपसे पूछा जाए तो समय आपको 1298 ईस्वी बताना है। छंद पूछा जाए तो 42 छंद है। भाषा पूछी जाए तो अपभ्रंश है। यानी विजयपाल रासों नल सिंह भाट रचनाकार हैं। समय 1298 ईस्वी है। छंद 42 माने जाते हैं। भाषा अपभ्रंश मानी जाती है। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट में है कुमारपाल रासो, देव प्रभु माने जाते हैं। इसके क्या माने जाते हैं? देव प्रभु। ठीक है, 14वीं सदी है। सूत्रसाल रासो राव डूंगर सिंह द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुंज रासो कवि मुंज के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से ये मुंज रासो मुंज कवि। और कलयुग रासो रसिक गोविंद, कलयुग में रसिक गोविंद जी का नाम याद रखना है। और बुद्धि रासो चंद्रप्रदाय के सबसे छोटे पुत्र झल्लण द्वारा रचित है, 14वीं सदी की है। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। चंद्रप्रदाय के कुल कितने पुत्र थे? 4 थे, जिसमें सबसे छोटा जो पुत्र है झल्लण, उसके द्वारा क्या लिखा गया है? बुद्धि रासो लिखा गया है। कायम खां रासो रहमत अली जान, या शॉर्ट में बोलो तो आप जान कवि कह सकते हो। कायम यानी काया से आप याद रख सकते हो, काया क्या होती है? काया ही तो जान है, यानी जान कवि है। राम रासो की बात करें तो माधव दास या माधव सिंह द्वारा 1618 ईस्वी में। और राणा रासो दयालदास या दयाल कवि द्वारा, राणा होते मारा, यह याद रखो। विदया करो यानी दयालदास दयाल कवि द्वारा लिखी गई है। और राम रासों के अंदर माधवदास या मधवा दास यानी मदमस्त हो जाना, मधवा के नाम पर याद रख लेना। अभी राम में मदमस्त होना 1618 ईस्वी की है। तो ये हमारे रासो आज कंप्लीट हो गए। आपको पता ही है, मैंने जब आदिकालीन जब हमारे रासो साहित्य स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। धर्म पर आधारित, राज्यों पर आधारित और लोकाश्रित पर आधारित। तो धर्म के आधार पर हमने सिद्ध, नाथ और जैनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जो राज्यों पर आधारित था, राज्य आश्रित, उसमें हमने सभी रासों को, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो और परमाल रासो, ये सब अच्छे से रासो हमने कंप्लीट कर लिए। कल मिलते हैं आपको लोकाश्रित पर। उसके बाद हमारा आदिकालीन साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।